नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दृश्य शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शर्मा जी की पीसी पाठशाला में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक के न्यूमेरिकल विद सॉल्यूशन डिटेल में। और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक की, और उससे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक की। इस प्रकार सीक्वेंस चलता हुआ आ रहा है। मैं आपको सबरे क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है आपके डिटेल में इनका एक्सप्लेनेशन करूंगा। पूरा का पूरा आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझा रहे हैं वीडियो में। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देखिए। उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो की। तो बात करते हैं 21वें न्यूमेरिकल की। 21वें न्यूमेरिकल क्या कहता है? समान आकार के दो संचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। तो देखिए, एक गोला ए है, दूसरा गोला बी है, कुछ दूरी पर स्थित है। हमें दूरी मेंशन नहीं की गई है, हम दूर क्या करते हैं, दूरी को आर मान लेते हैं। कुछ दूरी यानी आर दूरी पर स्थित है। पहले आवेश पर प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश है, यानी पहले आवेश पर, पहले गोले पर भी आवेश कितना है, प्लस क्यू, और दूसरे गोले पर भी आवेश कितना है, प्लस क्यू। तो ये कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को? 10⁻⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो एफ कितना लग रहा है? 10⁻⁵ तो इतने क्वेश्चन में दे रखा है। अब आगे क्या कह रहा है? समान आकार का एक तीसरा गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है और फिर गोले बी को स्पर्श करता है। इसके पश्चात उस गोले को ए और बी के बीच में रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखिए, पहले हमें जो दे रखा है हम उससे पहले क्या निकाल सकते हैं, वो चीज निकालिए। तो एफ दे रखा है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से एफ की वैल्यू पुट करिए 10⁻⁵ 1/4πε0 की वैल्यू पुट करिए 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q, आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, आर स्क्वायर मान लेंगे। 10⁻⁵ इसको नीचे लेके आइए इस वाले पोर्शन को, क्योंकि इसमें गुणा में इधर जाके काम हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 9 × 10⁹ यहाँ Q स्क्वायर हो गया और यहाँ नीचे आर स्क्वायर हो गया। ये 10⁻⁻ के देखिए 10⁻+9 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, और -5 पहले से है तो टोटल मिला के -14 हो जाएगा, और यहां से नीचे आ जाएगा 9। तो Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां से हमें क्या देगा? Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। अब Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पुट कर लेता हूं, है ना। यहां देख लेते हैं 10⁻⁻14/9। अब इसे मैं रफ कर देता हूं। अब सवाल को पढ़ते हैं आगे और समझते हैं, ठीक है। देखिए, सवाल कठिन नहीं है, बस समझने वाला है। कुछ सवाल होते हैं जो फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली हो जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल होते हैं जो दिमाग खा जाते हैं और समझने वाले होते हैं, तब जाके सॉल्यूशन मिलता है उनका। तो ये वही वाला सवाल है। तो देखिए, ये गोला बी है, ये गोला ए है, ये गोला बी है, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर प्लस चार्ज है। अब बात को समझिए, सी गोला है एक, जो कि क्या है, समान आकार का तीसरा गोला सी। इस पर कोई आवेश नहीं दे रखा है, इस पर कोई आवेश नहीं रखा है। सी गोले पर आवेश की बात नहीं करी है ना। समान आकार का तीसरा गोला सी है, सी पर कोई भी आवेश की बात नहीं की गई है क्वेश्चन में, तो इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। अभी तक कोई आवेश नहीं है। अब सी को पहले ए से स्पर्श कराते हैं, तो मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में, जब भी हम दो वस्तुओं को स्पर्श कराते हैं तो उन पर आवेश की मात्रा बराबर मात्रा में बढ़ जाती है। तो देखिए, इस पर तो कोई आवेश है नहीं है, यानी 0 आवेश है। इस पर कितना आवेश है? Q आवेश है। जब मैंने इन दोनों को गोलों को स्पर्श कराया तो जो आवेश की मात्रा होगी वो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, यानी जो टोटल आवेश की मात्रा कितनी है? टोटल आवेश की मात्रा है Q। इसको जोड़ा, टोटल कितना निकला? Q का आधा कितना हो जाएगा? Q/2, यानी हमने क्या देखा, दोनों पर आवेश की मात्रा बढ़ गई। तो यहां से इस प्रकार ए गोले पर कितना आवेश आ गया? ए गोले पर आ गया आवेश Q/2। क्लियर? इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सी गोले को, पहले ए से स्पर्श करा दिया, अब किससे स्पर्श करा रहे हैं? बी से। तो देखिए, गोले बी पर कितना आवेश है? अभी सी पर कितना आवेश आ गया? Q/2। अब कैसे स्पर्श करा रहे हैं? बी से, और बी पर कितना आवेश है? Q। तो अब क्या करेंगे, दोनों आवेश, जब दो आवेशित वस्तुएं स्पर्श कराई जाती है तो आवेश जो होता है वो दोनों वस्तुओं पर बराबर मात्रा में बट जाता है। तो पहले टोटल आवेश निकालो। टोटल आवेश क्या होगा? Q/2 प्लस Q, यहां से Q/2 प्लस 2 एलसीएम ले लीजिए, 2Q और 3Q/2 हो गया।
अब इसका क्या करना है, इसका करना है आधा। तो इसका जब हम आधा करेंगे तो आधे के लिए मैंने आपको बताया था नीचे डिवाइड है, आधा करना है, डिवाइड में 2 लगा दीजिए, 3q/4 हो जाएगा। तो 3q/4 इस पर आवेश आ जाएगा 3q/4, और इस पर भी अब नया आवेश क्या आ जाएगा, क्योंकि वह है 3q/4। तो अब हमारे पास जो नया बी गोला होगा, पी गोला, जो नया बी गोला होगा उस पर आवेश कितना आ जाएगा, 3q/4। तो देखिए उसने बोला क्या है क्वेश्चन में, ए गोले से स्पर्श करते हैं और फिर बी गोले से स्पर्श कराते हैं, इसके पश्चात इसको ए और बी के ठीक बीच में रख देते हैं। अब जो सी गोला है हमारा, इसको ठीक बीच में रख दिया और इस पर आवेश कितना है, 3q/4। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए पहले गोले पर कोई, मतलब सी गोले पर कोई आवेश नहीं था, ए से स्पर्श कराया तो दोनों आवेश बटे, तो q/2 आवेश हो गया। तो ए गोले पर तो आवेश q/2 हो गया। अब सी को पुनः बी से स्पर्श करा दिया, तो बी से स्पर्श कराने पर दोनों गोलों पर क्या करा हमने, आवेश को जोड़ा, आवेश को जोड़ने पर ये निकला 3q/2। अब इसका आधा करेंगे क्योंकि दोनों गोलों पर आवेश बट जाएगा। जैसे मान लीजिए इस पर 100 रुपए थे, इस पर 100 रुपए थे, सॉरी इस पर 100 रुपए थे, इस पर 150 रुपए थे, तो क्या करेंगे, 100 रुपए थे, इस पर 200 रुपए थे, तो क्या करेंगे, 100 और 200 को जोड़ेंगे 300, और 300 में भाग लगा देंगे 2 से, तो 150 रुपए बढ़ जाएंगे। तो इसी प्रकार हमने क्या करा है, q/2 और q को जोड़ा है, 3q/2 निकला है, उसमें 2 से भाग लगा दिया तो 3q/4 निकला। तो दोनों पे बराबर आवेश हो गया, 3q/4। क्लियर। दोनों के ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी, r, तो बीचों बीच रखा गया है गोला, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, r/2, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, r/2। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना करनी है, यानी मुझे नेट फोर्स निकालना है। मुझे क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन में बताया था, नेट फोर्स निकालने के लिए फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो मुझे सी पर नेट फोर्स निकालने के लिए, जो सी है, सी गोला है, इस पर नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, मुझे सी पर जो बल लग रहे हैं उनकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अच्छा, सी पर अब कितने बल लग रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं सी पर, एक तो ए गोले के कारण बल लगेगा और सी पर एक बी गोले के कारण बल लगेगा, क्योंकि 2 आवेश है हमारे पास, बाकी तो है नहीं। अगर तीसरा आवेश होता तो तीसरे आवेश के कारण बल लग जाता। तो हमने देखा कि सी गोले पर एक तो ए के कारण बल लग रहा है और सी गोले पर एक बी के कारण बल लग रहा है, यानी एक बल लग रहा है FCA और एक बल लग रहा है FCB। क्लियर। अब बात करते हैं FCA और FCB की डायरेक्शन की। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो अगर ये वाले पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, इस वाले पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा या फिर पास आएगा। तो आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो सी है, सी पर रखा आवेश है वो दूर भागेगा, किससे, ए से, यानी सी पर जो आवेश रखा हुआ है वो ए से इस डायरेक्शन में भाग रहा है, यानी दूर भाग रहा है। अब मैं कहूं बी से कहां भागेगा, तो आपसे कहें ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बी से ये जो आवेश है 3q/4 सी पर जो रखा है वो भी इससे दूर भागेगा बी से, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 रिपेल ईच अदर। तो जो बी के कारण जो फोर्स लगेगा, बी के कारण फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लगेगा, तो एफ सी पर लगने वाला बल बी के कारण। तो आपने क्या देखा, आपने देखा यहां पर 2 बल लग रहे हैं सी पर, FCB और FCA। मैंने आपको बताया था थ्योरी की वीडियो में, लास्ट न्यूमेरिकल वीडियो में, जब भी 2 वेक्टर क्वांटिटी, F इज अ वेक्टर क्वांटिटी, F इज वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने आपको बताया था जब भी 2 वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो और हम रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी का हम डिफरेंस निकालते हैं। अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होती है और तब हम रिजल्टेंट की बात करते हैं, तब हम उनका सम निकालते हैं। तो यहां पर अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें, रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, तो सी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा दोनों वेक्टर क्वांटिटी का, दोनों फोर्स का डिफरेंस। तो अब यहां पर FCA और FCB कैसे निकालेंगे, कूलम के नियम से फॉर्मूला रखिए,
1/4πε0 पहला आवेश सी पर, मतलब देखिए सी ए निकालना है तो सी पर रखा आवेश, ए पर रखा आवेश बटे आर सी ए के बीच की दूरी, ठीक है, सी ए के बीच की दूरी डिफरेंस 1/4πε0। सी बी की बात कर रहे हैं तो सी पर रखा आवेश, बी पर रखा आवेश बटे दोनों के बीच की दूरी यानी आर सी बी का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से 1/4πε0 ले लीजिए कॉमन। 1/4πε0 जैसे कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा क्यू सी क्यू ए बटे आर सी ए का होल स्क्वायर डिफरेंस क्यू सी क्यू बी अपॉन आर सी बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। मैं न्यूमेरिकल ये मेथड देता हूं, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ 1/4π की ε0 की वैल्यू, QC की वैल्यू QC यानी C पर रखा आवेश 3Q/4 मल्टीप्लाई QA, A पर रखा आवेश कितना है Q/2 डिवाइडेड बाई बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी है देखिए, A और C के बीच की दूरी है R/2, तो R/2 का होल स्क्वायर डिफरेंस। अब है सी पर रखा आवेश 3/4 मल्टीप्लाई बी पर रखा आवेश भी 3/4 है, बीच की दूरी कितनी है R/2 का होल स्क्वायर। अब एफ सी बराबर हो जाएगा आपका 9 × 10⁹ यहां से ये हो गया 3Q² डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 और R²/4 डिफरेंस 3 × 9Q² और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करा 16, ये R² डिवाइडेड बाई 4। मैंने आपको बताया ये भी भिन्न है तो क्या होगा 4 इसके पास चला जाएगा और R² इसके पास, ऐसे 4 इसके पास चला जाएगा और R² इसके पास। तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ 4 × 12 या फिर 4 मल्टीप्लाई 3Q² कर लीजिए, काटने में आसानी होगी, और ये 8 × R² हो जाएगा। इसी प्रकार डिफरेंस 4 × 9Q² कर लीजिए और यहाँ पर 16 × R² हो जाएगा। देखिए यहां से एफ सी कितना हो जाएगा 9 × 10⁹, देखिए 4 दूनी 8 कट गया तो नीचे आया 3Q² अपॉन 2R², डिफरेंस यहां से 4 × 16 कट गया तो इस प्रकार 9Q² अपॉन 4R²। तो आपने क्या देखा Q² अपॉन R² दोनों में कॉमन है, तो क्या कीजिए 9 × 10⁹ यहां से Q² अपॉन R² ले लीजिए कॉमन और अंदर कर दीजिए 4 एलसीएम, तो 2 दिया 6 डिफरेंस 9। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से इसको रफ कर दूं। तो एफ सी आपका आ जाएगा 9 × 10⁹ Q² अपॉन R² की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 6 में से 9 जाएंगे यानी 9 में से 6 जाएंगे, हमें डिफरेंस लेना है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे 3/4 बचेगा। यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा और 10⁻⁻14 से 9 गए तो कितने बचे 10⁵ माइनस के, और ये हो गया 3/4। भाग लगा दीजिए, भाग लेने की बिंदी टूटी 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 10⁻⁻के, और हमेशा अशून्य अंक के बाद एक अशून्य अंक के बाद दशमलव लगता है, तो यहाँ से दशमलव को राइट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻के, राइट साइड में नेगेटिव पावर आती है 1 पावर। अब ये जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, देखिए मैंने क्या बताया था, जब भी जो फोर्स की क्वांटिटी मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं तो वो बड़े की डायरेक्शन में होती है, तो बड़ा वाला फोर्स किसके कारण था 9, यानी 9 वाला कौन सा था FCB, तो FCB की डायरेक्शन में ये फोर्स लग जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं 22वें न्यूमेरिकल की। दो बिंदु आवेश 9E एवं E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश
Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक आवेश है, ये दूसरा आवेश है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। जो पहला आवेश है उस पर कितना आवेश है, प्लस के 9e, और जो दूसरा आवेश है उस पर कितना आवेश है, प्लस के e। तो अब एक Q आवेश को हम बीच में इनके कहां पर रखें कि ये संतुलन में हो। देखो Q आवेश को मान लेते हैं x मीटर की दूरी पर रखते हैं, पहले आवेश से x मीटर की दूरी पर रखते हैं। तो देखिए दूसरे आवेश से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल दूरी कितनी है 16, 16 में से x चली जाएगी तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 16 माइनस के x। तो दूसरे आवेश से उसकी दूरी कितनी होगी 16 माइनस के x। अब ये संतुलन का मतलब क्या है, देखिए कोई भी चीज संतुलन में हो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या फिर जो फोर्स लग रहे हैं वो बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में है। संतुलन का मतलब ये होता है जैसे कोई एक बच्चा मेरे हाथ को खींचे और एक बच्चा ये उस वाले हाथ को खींचे और दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो मैं संतुलन में रहूंगा, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं उधर जाऊंगा। लेकिन अगर किसी ने बच्चे ने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो मैं उसी की तरफ खींचा चला जाऊंगा, तो ये असंतुलित हो जाएगी। तो जब बल अलग अलग होने लगे तो वस्तु असंतुलन की स्थिति में आती है, और जब बल बराबर होते हैं तो वस्तु संतुलन की स्थिति में होती है। अब बात करते हैं इस पर बल कितने लग रहे हैं। तो देखिए जहां पर आवेश हो मतलब बराबर में कुछ दूरी पर आवेश रखे होते हैं तो कूलम के नियम के अकॉर्डिंग उन पर वैद्युत बल कार्य करता है। तो देखिए ये प्लस के एन ही है, ये प्लस के है, तो प्लस और प्लस क्या होता है, रिपेल ईच अदर, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो आवेश है इस वाले से दूर भागेगा, तो दूर भागेगा तो पहले आवेश के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा F1, और ये भी प्लस का है और प्लस ये भी है, तो ये इस वाले आवेश से भी दूर भागेगा ये वाला आवेश, तो इस वाले आवेश से दूर भागेगा तो जो Q2 के कारण फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो F2 इसमें लगेगा। तो देखिए इस वाले आवेश पर दो फोर्स लग रहे हैं, वही एक लेफ्ट और एक राइट। अगर ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो आवेश संतुलन में होगा। अगर दोनों फोर्स में से अगर एक भी फोर्स अगर ज्यादा हुआ तो आवेश वहीं पर खींचा चला जाएगा, संतुलन में नहीं होगा। तो यहां से कंडीशन क्या होगी, संतुलन के लिए संतुलन की स्थिति में क्या होगा, F1 जो है हमारा F2 के बराबर होगा। यहां से ये कंडीशन निकल आई। अब देखिए हम क्या करेंगे, F1 की वैल्यू निकालेंगे, F2 की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए F1 किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण लग रहा है। किस पर लग रहा है, Q पर लग रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है कूलम के नियम का वो क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश दूसरा आवेश और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये आपको पता होगा। अब वही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। F1 किसके कारण लग रहा है, पहले आवेश के कारण। किस पर लग रहा है, इस पर लग रहा है। बीच की दूरी कितनी है, x, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश 9e, दूसरा आवेश q, दोनों के बीच की दूरी x का स्क्वायर। अब F2 लग रहा है Q2 के कारण, किस पे लग रहा है, Q2 पे लग रहा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 16 माइनस के x, तो वही वाली बात कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, e पहला आवेश, e दूसरा आवेश, q बीच की दूरी 16 माइनस के x का होल स्क्वायर। q से q कटा, e से e कटा, एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटा, ऊपर बचा 9/x स्क्वायर, ऊपर यहां बचा 16 माइनस के x स्क्वायर। तो देखिए हम द्विघात समीकरण से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 9/x का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 1/16 माइनस के x का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहां से हमारा नाइन का वर्गमूल 3, x स्क्वायर का वर्गमूल x, 1 का वर्गमूल 1 और 16 माइनस के x का होल स्क्वायर का वर्गमूल 16 माइनस के x। उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 16 माइनस के x और x मल्टीप्लाई 1, 16 किया 48 माइनस के 3x, ये x हो गया, 3x उधर पहुंचा दिए 48, ये x 3x इधर आया तो प्लस के 3x हो गया 48, x और 3x 4x, 4 को नीचे ले आइए x, तो x की वैल्यू क्या निकली
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू निकली। यानी हम क्या कह सकते हैं कि पहले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यू आवेश रख दिया जाए तो वह आवेश संतुलन में होगा। तो कितनी दूरी पर? पहले आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जो क्यू आवेश है वो संतुलन में होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बात करते हैं 23वें न्यूमेरिकल की। दो बिंदु आवेश क्रमशः प्लस के 5 × 10⁻⁻19 कूलम तथा प्लस के 10 × 10⁻⁻19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक आवेश और दूसरा आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। पहले बिंदु पर जो आवेश है वो आवेश है प्लस के 5 × 10⁻⁻19 कूलम और दूसरे बिंदु पर आवेश जो है वो है प्लस के 10 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर, इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी एक बिंदु पर पूछ रहा है वो बिंदु कौन सा, कहां पर स्थित होगा जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मैं मान लेता हूं वो बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है और वो बिंदु पहले आवेश से x मीटर की दूरी पर स्थित है। तो पहले आवेश से अगर इस बिंदु की दूरी x होगी तो दूसरे आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी? 1 - के x। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1 में से अगर x को घटा दूंगा तो इतनी डिस्टेंस ही तो बचेगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 - के x। तो ये वाली डिस्टेंस x और ये वाली डिस्टेंस 1 - के x। अब बात करते हैं P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। देखिए P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कितनी तीव्रता होंगी? जितने आवेश होते हैं उतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यहाँ पर हमारे पास दो आवेश तो हमारे पास दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होंगी, लेकिन हम जानते हैं एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम किसी P पॉइंट पर निकालते हैं जो कि आवेश से r मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखिए r वो डिस्टेंस है आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहां से हमने क्या देखा? प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको बताया था प्लस के कारण क्या होती है? बाहर की ओर। थ्योरी की वीडियो में मैंने आपको बताया, मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि आप मेरी थ्योरी की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि थ्योरी की वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल इतनी आसान लगेंगे आपको, बहुत ही आसान हो जाते हैं थ्योरी की वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल्स। तो वहां पर मैंने आपको बताया है कि प्लस जो आवेश होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। तो अगर मैं बाहर कैसे मानेंगे? बाहर मतलब आवेश से दूर। बाहर मतलब क्या है? आवेश से दूर। तो यहां से क्या हो जाएगा? आवेश से दूर का मतलब तो ये है कि यहां आवेश रखा है तो इससे दूर, तो दूर इससे इस वाले पॉइंट पर तीव्रता हो जाएगी यहां। अब ऐसे ही इसको मान लेते हैं E1। अब Q2 जो आवेश हमारा वो भी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव के कारण क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है। तो बाहर की ओर हो जाएगी इस डायरेक्शन में, बाहर, इस वाले पॉइंट से बाहर की ओर। तो ये हो जाएगा E2 की डायरेक्शन। तो आपने देखा कि दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और हमें रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? दोनों वेक्टर क्वांटिटी का अंतर फाइंड करते हैं, यानी डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो देखिए अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होती है तो हम इस रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी निकालने के लिए इन दोनों का सम कर देते हैं, योग कर देते हैं इन दोनों का। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी निकालने के लिए दोनों का अंतर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इस पॉइंट पर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉइंट पर क्या है? शून्य है। तो किस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? तो हमने P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य मानी है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारी क्या हो गई? शून्य हो गई। तो यहां से हमारा निकला E1 = E2। अब हम E1 E2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉरी E1 E2 की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें केवल ये बताना है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो हमें उस बिंदु की दूरी बतानी है। तो हम E1 की कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? सिंपल सी बात है, E1 क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 आवेश अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो देखिए आवेश कौन सा है हमारा? E1 किसके कारण है? Q1 के कारण। तो हमारा आवेश क्या हो गया? Q1। दूरी क्या होती है? आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आवेश ये रहा बिंदु की दूरी
ये रही जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, पी बिंदु पर ज्ञात करनी है, तो इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी ले लेंगे x। तो हमारा E1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश, आवेश कितना है 5 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है x स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे इक्वल टू E2 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, E2 की वैल्यू क्या निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश 10 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है इस बिंदु से, इस बिंदु आवेश से उस बिंदु तक की दूरी, भाई बिंदु आवेश से बिंदु तक की दूरी तो ही लेते हैं यार, तो क्या हो गई बिंदु आवेश से बिंदु तक की दूरी 1 - के x का होल स्क्वायर। यहां से 10⁹ से 10⁹ कट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट, 5 ऊपर आ गया, x स्क्वायर नीचे, 10 1 - के x स्क्वायर, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ऐसे कट गया। यहाँ आ गया 1/x स्क्वायर, यहाँ आ गया 2/1 - के x स्क्वायर। अब क्या करेंगे क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये जो हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, हम द्विघात सॉरी यहाँ पे जो स्क्वायर है वो बोथ होल स्क्वायर है ना, द्विघात समीकरण बन जाएगा ये। हम द्विघात समीकरण से बचने के लिए क्या करें स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे तो क्या होगा √1/x² इक्वल टू √2/1 - के x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का अंडर रूट लेंगे 1 आ जाएगा, x स्क्वायर का अंडर रूट x आ जाएगा, 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 1 - x का होल स्क्वायर का अंडर रूट 1 - x आ जाएगा। तो देन यहाँ से 1 - के x इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 - के x x√2 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे x√2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ठीक है। अब क्या करेंगे x को इधर ले जाइए, तो ये 1 - के 1 इक्वल टू 1.414x, x को इधर लेगा तो ये प्लस का x हो गया, तो यहां से आ गया 1 - के 1 इक्वल टू 2 + 2.414x और x बराबर आ गया 1/2.414। पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो बढ़ाएंगे डिवाइडेड बाई 2414। अब यहां से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा देखिए हमारा जो दूरी चल रही थी वो 1 मीटर थी। सवाल में दूरी कितनी थी, सवाल में दूरी हमारी 1 मीटर में चल रही थी, हाँ 1 मीटर में चल रही थी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हमारा आंसर मीटर में आएगा, तो मीटर में आएगा हमारा आंसर 0.414 समथिंग मीटर में आ जाएगा आपका, या तो आंसर आप यही छोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर एक काम करिए इसको सेंटीमीटर में चेंज करिए। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए भाई मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम उल्टा कर रहे हैं, सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए मीटर में क्या करते हैं 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम उल्टा कर रहे हैं तो क्या करेंगे इस पावर को भी उल्टा कर देंगे, पावर उल्टा का मतलब इसको पॉजिटिव कर देंगे। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻2 से, तो अब क्या करेंगे x बराबर 0.414 इंटू 10⁻2 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से x बराबर आ जाएगा 41.4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु होगा उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बात करते हैं 24 न्यूमेरिकल की। दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1.0 माइक्रोकूलम तथा -0.25 माइक्रोकूलम है वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो 22 की तरह है, अगर आपको याद हो अभी बताया जो रिसेंटली कराया है 22 क्वेश्चन नंबर उसी की तरह है। बस चेंजेस इस क्वेश्चन में इतना है कि वहां पर जो हमें आवेश दे रखे थे वो दोनों पॉजिटिव आवेश थे, यानी पॉजिटिव चार्ज थे।
यहाँ पर एक जो चार्ज है वो नेगेटिव दे दिया गया है। इसी चार्ज से पूरे क्वेश्चन का सीन चेंज हो गया है और पूरा क्वेश्चन जो है मतलब कठिन तो नहीं हुआ है लेकिन समझने वाला आ गया है क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जो ढंग से इस क्वेश्चन को समझ पाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझने पहले कि हम पे दो बिंदु आवेश हैं, एक का मान है 1.0 माइक्रोकूलम और दूसरा जो आवेश है हमारे पास 0.25 माइक्रोकूलम जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? एक दूसरे से ये हैं 0.40 मीटर की दूरी पर। अब ये कहता है कि इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा, पहले तो देखिए इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है वो ये वाली है और इस रेखा को हम इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं और इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं। रेखा तो रेखा है, इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा इधर भी हो सकती है, बढ़ा देने पर इधर भी हो जाएगी और इधर भी हो जाएगी। ठीक है, पहला नंबर तो ये क्लियर हो। दूसरा, रेखा पर हम तीसरा आवेश रख रहे हैं और कहां पर रख रहे हैं? वहां जहां पर उस पर कोई बल ना लगे। देखिए कोई वस्तु है, उस पर लिखा है कोई बल नहीं लगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दो बातें हैं, या तो उस पर कोई बल लग ही नहीं रहा, या तो उस पर कोई बल लग ही नहीं रहा। सिंपल, जैसे अगर मैं मार्कर को अलमीरा में रख दूं तो अलमीरा में ये रखा रहेगा, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद ये मार्कर वहीं मिलेगा अगर इस पर कोई बल ना लगे तो, यानी इस पर कोई बल लग ही नहीं रहा। या फिर इस पर बल लग तो रहे हैं लेकिन वो सभी बल बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, वो सभी बल बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मैंने 22 क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा मेरे हाथ को इस वाले डायरेक्शन में खींच रहा है और एक हाथ इस वाली डायरेक्शन में खींच रहा है, और अगर दोनों बच्चे बराबर इक्वल फोर्स से दोनों हाथों को खींचते तो मैं संतुलन की अवस्था में रहूंगा, यानी मेरे को कोई भी बल का अनुभव नहीं होगा, यानी मेरे पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने भी एक फोर्स ज्यादा कर दिया तो मैं उसी की तरफ खिंचा चला जाऊंगा, तो यानी मैं उस वक्त असंतुलन की स्थिति में हो जाऊंगा। तो यहां पर जो बात कह रहा है कि तीसरा आवेश जिस पर कोई बल ना लगे, उसका मतलब यह है कि उस पर या तो कोई बल नहीं लग रहा है या अगर बल लग रहे हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है। तो यही बात को समझते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने उस वक्त क्या किया था, आपको याद होता है क्वेश्चन नंबर 22 में हमने जो बिंदु आवेश हमें गिवन था उसमें क्यू आवेश, यहाँ पे आवेश गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उस आवेश से कोई मतलब भी नहीं है क्वेश्चन में। बस हमें करना क्या है कि उस आवेश को रखना कहाँ है। 22 क्वेश्चन नंबर में हमने बीच में रख दिया था क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था और यहां पर बोला नहीं है कहां रखना है। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कहां रखना है। कि अगर मैं कहूं कि अब मैं अभी बीच में रख देता हूं तो क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बीच में रखने पर। अगर हो पाता है तो ठीक, नहीं हो पाता है तो फिर आगे चलेंगे। अगर प्लस क्यू आवेश मान लेता हूं, जैसे कि उसने आवेश को मेंशन नहीं किया है, मैं प्लस क्यू आवेश मान लेता हूं, तो इस आवेश पर Q1 के कारण बल कहां लगेगा? आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इससे दूर भागेगा, यानी फोर्स जो अप्लाई होगा वो इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, यानी F1 जो फोर्स लग जाएगा वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा। वेरी सिंपल। अब मैं कहूंगा Q2 के कारण फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? तो आप कहेंगे सर ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो इसकी तरफ खींचा चला जाएगा, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये भी जो फोर्स लगेगा F2 वो भी इसी डायरेक्शन में लग जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ से क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? कि अगर कोई सिंपल सी बात है, अगर मेरे हाथ को दोनों बच्चे एक ही हाथ को इसी डायरेक्शन में खींचें तो मैं इसी डायरेक्शन में खींचा चला जाऊंगा जब तक कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ना लगे। ठीक है ना? तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स लग नहीं रहा, ये तो दोनों फोर्स एक ही सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये तो इधर खिंचा ही चला जाएगा Q2 की साइड। तो यहाँ पर कोई बल ना लगे, ये सवाल में तो ये कह रहा है कि कोई बल ना लगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम आवेश को बीच में नहीं रख सकते, यहाँ पर हमारा आवेश बीच में रखना गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाए कि बाहर, अब अंदर तो रख नहीं सकते, इतनी दूरी में तो रख नहीं सकते, क्योंकि जहां भी मैं इतनी दूरी में रखूंगा फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होने के कारण आवेश संतुलन में नहीं रह पाएगा, यानी इसको कोई बल नहीं लगे, यानी वो संतुलन में रहे, तो वो संतुलन में नहीं रह पाएगा। तो अब क्या किया जा सकता है? या तो मैं लेफ्ट साइड में बाहर रखूं या राइट साइड में बाहर रखूं, तब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, बाहर रख देता हूं राइट साइड में।
अब आप कहेंगे सर आपने राइट साइड में क्यों रखा, लेफ्ट साइड में क्यों नहीं रखा। आप लेफ्ट साइड में रख के आंसर निकाल लीजिएगा, वो भी आपका आंसर सही होगा, लेकिन वो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपकी किताब से मैच नहीं खाएगा। क्वेश्चन का आंसर आपका सही निकलेगा, मेथड आपका सही होगा, प्रॉपर होगा, बट क्वेश्चन का आंसर किताब से मैच नहीं खाएगा। किताब से मैच खाने के लिए इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को आंसर किताब से मैच खाया, इसलिए मैं आवेश को राइट में ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस आवेश को यहां से हटा के राइट में ले लिया, तो क्या इस पर जो फोर्स लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तभी तो वो संतुलित होगा। तो देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं नहीं लगते हैं। तो देखिए Q1 के कारण फोर्स जो है, आप कहेंगे सर Q1 के कारण दूर भागेगा, ठीक है, Q1 के कारण दूर भाग गया, F1 इस डायरेक्शन में लग गया। और Q2 के कारण तो Q2 के पास आएगा ये, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वेरी गुड, Q2 के पास आ गया। तो जो दूसरा फोर्स लग गया वो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। हाँ, अब हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो बिंदु आवेश है ये संतुलन में हो सकता है, अर्थात इसका कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, फिर संतुलन की स्थिति लगा देंगे, फिर संतुलन की स्थिति में F1 जो होगा वो F2 के बराबर होना चाहिए। देखिए ये दोनों जो फोर्स है एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी इस पर कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है ना, तभी ये आवेश संतुलन में होगा। तो यहां से F1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए कूलम का नियम क्या कहता है, 1/4πε0 Q1 Q2 यानी पहला आवेश और दूसरा आवेश बटे r² यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो हम वही काम करेंगे, पहला बल निकाल रहे हैं, पहला बल लग रहा है इस आवेश के कारण, किस आवेश पर, इस आवेश पर। तो इस आवेश का मान, इस आवेश का मान, इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या निकलेगी, मैंने क्या माना कि दूसरे बिंदु आवेश से x मीटर की दूरी पर मैंने Q आवेश रखा है, दूसरे बिंदु आवेश से x मीटर की दूरी पर मैंने Q आवेश रखा है। जिस बिंदु पर रखा है वो P बिंदु है, और इस बिंदु पर Q आवेश को रखने पर इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किस बिंदु पर रखा जाए। तो मैं क्या कहूँ, x मीटर की दूरी पर जो बिंदु है P उस पर रख दिया, तो उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। तो अब F1 निकालने के लिए 1/4πε0 पहला आवेश क्या है 1.0 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। दूसरा आवेश क्या है Q। अब रही दोनों के बीच की दूरी, तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 0.40, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है x, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर, ये बात क्लियर होगी। यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए हमें यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की दोनों दूरियों को ऐड करना पड़ेगा। अब दूसरा बल किसके कारण लग रहा है, दूसरा बल Q2 के कारण लग रहा है, तो 1/4πε0 पहला आवेश है 0.25 माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁶, और दूसरा आवेश है Q। दूसरा आवेश कितना है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, क्वेश्चन को रफ कर दें, है ना। (0.25 × 10⁻⁶ इंटू Q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी कितनी है x²। देन 1/4πε0 से 1/4πε0 कट, 1 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कट, 0 Q से Q कट, ये आ गया 1.0 डिवाइडेड बाई 0.40 प्लस के x² इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाई x²। अब क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई 1 मान लें, कोई दिक्कत तो है नहीं है, पॉइंट हटाया, 2 जीरो उड़ा ली, 25 से कम 25, 25 चौके 100 कर दिया। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया 1.0 को 1 भी लिख सकते हैं ना, 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर, और यहां से आ गया x² इंटू 4। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना तो भाई बेकार है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही आप बोथ साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट में आप लिखेंगे 1/0.40 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x² मल्टीप्लाई 4 का अंडर रूट। ठीक है, यहां से 1 का रूट 1, 0.40 प्लस x² का रूट जो हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा रूट से, यहां पर x² का रूट x और 4 का रूट 4। अब क्या करेंगे, अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां क्या आ जाएगा, ये 4x हो जाएगा,
और यहाँ पर आ जाएगा 0.40 प्लस एक्स। क्लियर? सॉरी, यहाँ 4 का रूट आप 2 लिखिएगा ना, गलती हो गई। 4 का रूट क्या लेंगे? 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x को इधर ले आएंगे तो ये 2x माइनस के x हो जाएगा, 0.40 हो जाएगा, ये हो जाएगा x 0.40, 2x में से x गए। तो देखिए ये होता है मैंने रखा है मीटर में, तो ये आप लिख दीजिए मीटर। तो आप क्या कहेंगे? दूसरे आवेश से 0.40 मीटर की दूरी पर, दूसरे आवेश से 0.40 मीटर की दूरी पर जो बिंदु होगा उस पर हम कोई भी आवेश रख देंगे, उस पर लगने वाला बल 0 होगा, उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, यानी वह संतुलन में होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 25 की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए आवेश जिस बिंदु पर रखा उस पर 2.5 न्यूटन का बल कार्य करता है, 2.25 का बल कार्य करता है, और वो आवेश का मान कितना है? उस आवेश का मान है 5 × 10⁻⁴ कूलम। ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? उस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का F/Q। पुट द वैल्यू F 2.25 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ Q 5 × 10⁻⁴। 2.25 5 10⁴ ऊपर ले गए माइनस के, तो प्लस के हो गए। यहां से भाग लगाया, धारा यानी बिंदी टूटी, दशमलव लगाया, 5 × 20 बचे 2 5 25 इंटू 10⁴। मैंने आपको क्या बताया? हमेशा दशमलव अशून्य अंक के बाद लगाते हैं। तो राइट में एक दशमलव ले जाएंगे, राइट जाने पे क्या आती है? नेगेटिव पावर। अगर आपको नहीं रूल याद है तो राइट जाने पे 10 की पावर नेगेटिव आती है और लेफ्ट जाने पे 10 की पावर पॉजिटिव आती है। तो ध्यान रखिएगा, ये रूल मैंने काफी बार आपको न्यूमेरिकल वीडियो में, थ्योरी की वीडियो में बताया है। तो राइट जाने नेगेटिव पावर आएगी, एक जितने अंक राइट जाते हैं उतनी नेगेटिव पावर आती है, जितने अंक लेफ्ट जाते हैं उतनी नेगेटिव पावर आती है। तो एक अंक राइट गए तो एक नेगेटिव पावर आ जाएगी, जो कि पॉजिटिव पावर से कट के 3 हो जाएगी। तो इतने न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। और मेरी इससे पहले की न्यूमेरिकल के जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, पहली वीडियो 1 से लेके 15 और दूसरी वीडियो 16 से लेके 20 तक न्यूमेरिकल की वीडियो डली हुई हैं, आप उनको भी जाके देखिए, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। और एक बात और, आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल की क्वेरी है आपकी, किसी भी बुक की, जरूरी नहीं है वो नूतन बुक की हो, नूतन बुक की तो मैं क्वेरी आपको मतलब क्वेश्चन पूरे आपको कराऊंगा ही। अगर आपको अदर बुक की कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई अदर क्वेश्चन है, उसकी क्वेरी है, आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप शर्मा जी की पीसी पाठशाला को टेलीग्राम पर और ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, उस पर अपना अकाउंट बनाइए नंबर से, और शर्मा जी की पीसी पाठशाला सर्च बॉक्स में सर्च करिएगा, वहां पर ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी हो, आपको सॉल्यूशन इन रिटर्न आपको मिल जाएगा। और कोशिश करूंगा मैं आपके जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको इकट्ठा करके उस पर वीडियो डाल दूंगा टेलीग्राम क्वेश्चन के नाम से, टेलीग्राम न्यूमेरिकल के नाम से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मैं ऋषि शर्मा आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।